हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड या यूँ कहें मिनिस्ट्री ऑफ कोल से एक न्यूज़ आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हाइड्रोजन पावर प्लांट पे काम करने वाली है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए काम करने वाली है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2 कमेटी बनाई है, 2 कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक जो टीम है वो है जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे ध्यान रखेगी, इसको देखेगी और इसमें जितना भी संसाधन खर्च होगा इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। और दूसरा जो टीम है उसमें एक्सपर्ट है, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ बहुत ही गण्यमान लोग हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। तो टोटल 2 टीम है, दोनों टीम मिलके कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देगी, कोयला से जो हाइड्रोजन बन सकता है उस पे ध्यान देगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोयला 5 तत्व से बना होता है, यानी कोल का 5 एलिमेंट होता है, जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन। ये 5 तत्वों से मिलकर कोयला बनते हैं, जिसमें प्राइमरी जो है वो कार्बन होता है और सेकेंडरी जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर कार्बन कंटेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप का कोयला है, यानी जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ही बेहतरीन कोयला होगा। फॉर एग्जांपल, अगर लकड़ी में 40 से 50% कार्बन होता है, पीट की बात करें तो 60% से ऊपर 60% से कम कार्बन होता है। ब्राउन कोयला की बात करें, भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट को बोला जाता है, उसमें 60 से 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस की बात करें या सब बिटुमिनस और बिटुमिनस सब मिला के बात करें तो 70 से लेके 86% के बीच में बिटुमिनस कोयला होता है। और एंथ्रासाइट जिसको हार्ड कोयला बोला जाता है उसकी बात करें तो 86% से ऊपर कार्बन होता है। तो कार्बन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप का कोल है। और हाइड्रोजन भी इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये दोनों ही एटमॉस्फेयर में होते हैं। सल्फ़र जो है वो उसका भी एक स्पेसिफिक यूज़ है, बहुत जगह पे ज़्यादा सल्फ़र वाला कोयला को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें हीट जो है वो कांस्टेंट रहता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ किया जा रहा है बहुत ही जगहों पर। हाइड्रोजन फ्यूल का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो रॉकेट फ्यूल में होता है बेसिकली। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और यूएस में ऐसा है कि हाइड्रोजन फ्यूल का व्हीकल को लेके, ऑटोमोबाइल हो, बसेस हो, उसका इलेक्ट्रिक मोटर में एक्चुअली जिसका पावर दिया जाता है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ज़रिए दिया जाता है और उसमें हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। ये सब जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एक बार। हाइड्रोजन को हम लोग दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ हो चाहे वो कमर्शियल यूज़ हो। कमर्शियल यूज़ में पहले देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनाया जा सकता है इससे। वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। न्यूक्लियर में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉसिल से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर जनरेशन में ऑब्वियस ही बात है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और तो और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रिक अगर मोटर को यूज़ करें तो हाइड्रोजन का जो व्हीकल, जितने भी व्हीकल होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसमें हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको गाड़ी में। और उसके बाद अपग्रेडिंग ऑयल और बायोमास यानी कि रिफाइनरी जितने प्लांट होते हैं, खासकर स्टील इंडस्ट्री, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। रिफाइनरीज वाले प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, जो हम यूज़ करते हैं अमोनिया उस जगह पे। और मेटल रिफाइनिंग में ऑब्वियस सी बात है इसको यूज़ किया जाता है। हीटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन का एक ब्रॉड यूज़ है, लेकिन चूँकि भारत में संसाधन थोड़े कम है जिसके कारण अभी नहीं हो पा रहा है। 75वां इंडिपेंडेंस डे था, उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हाइड्रोजन मिशन पे काम किया जाएगा। और कोयला जो है वो सबसे बेहतरीन साधन है, सबसे बेहतरीन सोर्स है हाइड्रोजन का, क्योंकि कोयला में हाइड्रोजन होता है जैसे मैंने आपको बताया। और कोयला में जो हाइड्रोजन होता है उससे जो हाइड्रोजन बनाया जाता है उसको हम लोग ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। नेचुरल गैस में जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और रीन्यूएबल सोर्सेस में, रीन्यूएबल एनर्जी में जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इन सभी को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनाया जा सकता है और ये सभी रीन्यूएबल एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि एक बार उसको हम इस्तेमाल कर ले तो फिर दोबारा से हम वापस से उस चीज़ को बना सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। तो इसको सोलर पावर प्लांट में भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट जो किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज़ करना यानी पानी जो है उसको 2 अलग अलग जो इसका एलिमेंट्स है उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को निकाल के अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। बट बेसिकली कोल में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोल में सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये आ जाता है कि कोल जो है वो मॉइस्चर कंटेंट करता है और साथ ही साथ कार्बन भी कंटेंट करता है, क्योंकि कोयला में तो कार्बन ही होता है, ज़्यादातर प्राइमरी कार्बन ही है।
तो इससे कार्बन इमिशन का भी खतरा होता है। और तो और कोल इंडिया लिमिटेड कार्बन इमिशन को कम करने के लिए काम कर रही है। अगर इस प्रोजेक्ट को वो करती है तो कार्बन इमिशन का भी खतरा है। तो इसी चीज़ के लिए मिनिस्ट्री ने बेहतरीन एक टीम अपॉइंट की है और उन सभी को ये बोला है कि इसको यानी कार्बन इमिशन को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन गैस का निकासी किया जाए कोयला से, उसका कुछ तरीका सोचा जाए, उसका कुछ उपाय सोचा जाए। अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन होगा, एक क्रांति होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ हो, चाहे वो रॉकेट साइंस हो, हर जगह पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 73 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है उसको यूज़ किया जा रहा है अभी ग्लोबली, रिफाइनिंग में, अमोनिया मेकिंग में, और 42 मिलियन जो है मिथानॉल, स्टील मेकिंग और अदर मिक्स्ड जो यूजेस हैं उस सभी को मिला के यूज़ किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कॉस्ट काफ़ी आता है क्योंकि इसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी जगह पे हमको बनाने का मौका मिल जाए कि हाइड्रोजन को हम लोग किसी भी तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं तो बना सके, तो उससे जो कॉस्ट है वो घट जाएगा। और अगर भारत में इसका प्रोडक्शन होता है तो भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन इमिशन पे काम कर पाएगी और बहुत हद तक जो पॉल्यूशन है, कार्बन इमिशन, उसको कम कर सकती है। सबसे बड़ा इसमें खतरा कार्बन इमिशन का ही है क्योंकि हाई इमिशंस होने का चांसेस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी चीज़ें निकलेंगी तो उससे और भी खतरा है। तो मिनिस्ट्री में जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसके जो चेयरमैन है वो विनोद कुमार तिवारी है, एडिशनल सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हैं। अब देखना ये है कि ये टास्क जो है वो कब तक पूरा होता है और इसमें जो टीम है, दोनों टीम जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपॉइंट की है, वो किस हद तक इसमें काम कर पाती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।